यार सोना और चांदी अचानक से इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज चुपचाप खत्म हो गई। डॉलर जो है वो गोल्ड से जुड़ा हुआ है। गोल्ड वही का वही था, लेकिन डॉलर बढ़ता चला गया। यहीं पर पुराना सिस्टम फेल हो गया। देखो यार, आज गोल्ड और सिल्वर दोनों रिकॉर्ड लेवल्स पर है। और नेचुरली तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट आ रहा होगा कि यार मैं लेट हो गया। लेकिन रुको, ये असली सवाल नहीं है। असली सवाल तो ये पूछो कि यार सोना और चांदी अचानक से इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। क्योंकि ये सिर्फ मेटल्स के ऊपर रैली नहीं है, ये उस सिस्टम के ऊपर प्रेशर है जिसमें दुनिया का पैसा काम करता है। देखो, आज सेंट्रल बैंक्स लगभग 1,000 टन गोल्ड हर साल खरीद रहे हैं। ये नंबर नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब सेंट्रल बैंक्स ने इतना एग्रेसिव गोल्ड खरीदा था वो था 1967 के टाइम के आसपास। और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी ऐसा हुआ है कुछ ही सालों के अंदर दुनिया का जो पूरा पैसे का सिस्टम है वो बदल गया है। अब पैसे का सिस्टम बदल गया है सुन के लगता है जैसे कोई अधूरी बात है, समझ नहीं आई। इसलिए सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। 1944 के बाद दुनिया एक सिंपल सा रूल फॉलो करती थी। इस रूल को कहते थे ब्रेटन वुड सिस्टम। रूल क्या था? अमेरिका ये बोलता था कि हमारा डॉलर जो है वो गोल्ड से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर किसी कंट्री के पास डॉलर्स इकट्ठे हो गए हैं तो वो अमेरिका जाकर ये कह सकता था मुझे इसके बदले गोल्ड दो। इसलिए पूरी दुनिया डॉलर पर ट्रस्ट करती थी। डॉलर का मतलब था गोल्ड का प्रॉमिस। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अमेरिका ने गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डॉलर छापने शुरू कर दिए। गोल्ड वही का वही था, लेकिन डॉलर बढ़ता चला गया। इसीलिए 1971 में रिचर्ड निक्सन ने सीधा बोला अब डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। यहीं पर पुराना सिस्टम फेल हो गया। दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज़ चुपचाप खत्म हो गई, वो था प्रॉमिस जिसके ऊपर पैसा चल रहा था। उस दिन के बाद से दुनिया पेपर मनी पर चलने लगी। गोल्ड पीछे चला गया, लेकिन ट्रस्ट आगे आ गया। इस पेपर मनी को फिएट करेंसी बोलते हैं, यानी ये अब किसी गोल्ड से नहीं बल्कि प्रॉमिस से बैक्ड है कि इसको पैसे की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉमिस किसका? सेंट्रल बैंक्स का। और आज लगभग 50 साल बाद इसी ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं रिकॉर्ड लेवल पर। प्रॉफिट के लिए नहीं, स्पेक्यूलेशन के लिए नहीं, बल्कि गोल्ड एक इंश्योरेंस है कि जब भी सिस्टम पर डाउट हो तो गोल्ड लास्ट ऑप्शन होता है। इसलिए पोलैंड, चाइना, टर्की, ब्राजील देख लो, सारे देश अपने रिजर्व्स में गोल्ड का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। अब यहां एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो जो उनका रिजर्व होता है उसमें वो नोटों के बंडल को नहीं रखते। डॉलर नोट्स रखना इम्प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि वो जगह लेते हैं और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इसलिए सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, वो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं। बॉन्ड्स का फायदा देखो, पहला इस पे इंटरेस्ट मिलता है और दूसरा ये कोई जगह नहीं लेते, और इसके साथ साथ इसको जब मन चाहे बेच सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये बॉन्ड्स फिजिकल नहीं होते, रादर डिजिटल होते हैं और यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इसलिए 2022 में जब रशिया पर सैंक्शंस लगे तो रशिया के यूएस बॉन्ड्स फ्रीज कर दिए गए। उस दिन दुनिया को एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर एसेट किसी और के सिस्टम में है तो वो असल में तुम्हारे नहीं है। इसीलिए जर्मनी, टर्की, पोलैंड जैसे देश जो अपना गोल्ड है वो न्यूयॉर्क से वापस ला रहे हैं। गोल्ड घर वापस लाना कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कंट्रोल का डिसीजन है। और जब कंट्रोल का इशू आए तो सिर्फ एसेट्स ही नहीं, रादर पेमेंट्स का जो सिस्टम है वो भी क्वेश्चन में आता है। दुनिया भर में अभी इंटरनेशनल पेमेंट्स जो हैं वो एक ही सिस्टम से होती हैं जिसका नाम है स्विफ्ट सिस्टम। अगर किसी कंट्री को इससे बाहर निकाल दिया जाए तो वो प्रैक्टिकली दुनिया से ट्रेड नहीं कर सकती। रशिया के साथ यही हुआ। इसीलिए कंट्रीज बोल रही हैं अगर कोई हमें भी स्विफ्ट से बाहर निकाल दे तो हम क्या करेंगे। इस सवाल का जवाब देता है आपका ब्रिक्स सिस्टम। ब्रिक्स कंट्रीज एक नया सेटलमेंट सिस्टम बना रही हैं जिसमें गोल्ड का रोल वापस आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मार्केट जाकर गोल्ड बैक करेंसी से सब्जी खरीद सकते हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी कंट्रीज आपस में ट्रेड करें तो वो सेटलमेंट डॉलर के बिना कर सके। इस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। 40% गोल्ड है और 60% ब्रिक्स करेंसीज की बास्केट है, जिसमें जो 5 कंट्रीज हैं जिसका नाम ब्रिक्स बनता है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी करेंसीज का 12% वेटेज है ईच, जो टोटल बनता है 60%। गोल एक ही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर पर डिपेंडेंस कम करना। और जब ये सब हो रहा है तब चुपचाप से एक और चीज बदल गई, वो है बैंकिंग रूल्स।
2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रेगुलेटर्स को यह रियलाइज हुआ कि हम रिस्क का जो मतलब है वही गलत समझ रहे थे, इसलिए बेजल 3 के रूल्स लेके आए गए। बेजल 3 से पहले बैंक्स के लिए गोल्ड एक रिस्की एसेट माना जाता था। बेजल 3 के बाद गोल्ड को कैश के बराबर ट्रीट करा जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ है पर कि सिर्फ फिजिकल गोल्ड, पेपर गोल्ड काउंट नहीं होता। इधर एक और दिक्कत शुरू होती है जो दुनिया के सबसे बड़े पेपर गोल्ड मार्केट की है, कॉमेक्स की। यहां क्या होता है, मान लो कॉमेक्स के वॉल्ट में 1 आउंस गोल्ड पड़ा है, उस 1 आउंस के ऊपर मिनिमम 100 से 200 लोगों का पेपर क्लेम होता है। जैसे एक ही फ्लैट के 100 बायर्स हो, जब तक कोई फ्लैट लेने के लिए चाबी नहीं मांगता तब तक सिस्टम चलता रहता है। बेजल 3 का मतलब क्या है, बैंक्स को यह कहना पड़ेगा पेपर नहीं चलेगा, हमें असली गोल्ड दिखाओ। अगर अमेरिका ने बेजल 3 तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया होता तो यूएस बैंक्स के साथ भी एक दिक्कत होती कि उन्हें साथ ही फिजिकल गोल्ड खरीदना पड़ता। प्रॉब्लम यह है उतना फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए यूएस ने बेजल 3 इंप्लीमेंटेशन 2028 तक डिले कर दिया। डिले का मतलब यह है धीरे धीरे पेपर गोल्ड को बंद करो, चुपचाप फिजिकल गोल्ड जमा करो और पैनिक अवॉइड करो। लेकिन जब 2028 में यूएस बैंक भी फिजिकल गोल्ड लेना शुरू करेंगे तो एक साथ डिमांड एक्सप्लोड करेगी। सप्लाई क्योंकि वही रहेगी पर बायर्स अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसी को कहते हैं डिमांड शॉक, और जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस और ज़्यादा ऊपर जाएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, सिल्वर इंडस्ट्री की बैकबोन है। सोलर पैनल्स, ईवीज, एआई चिप्स, सबको सिल्वर की जरूरत है। डिमांड तेजी से बढ़ रही है इसलिए, लेकिन माइनिंग स्लो है, इसीलिए फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज है। एशिया में आज सिल्वर पेपर प्राइस से $30 से $35 महंगा बिक रहा है और डिलीवरी टाइम 3 से 4 महीने की है, मतलब सिल्वर अवेलेबल है ही नहीं। इसके ऊपर एक और लेयर है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिल्वर पर शॉर्ट हैं। शॉर्ट का मतलब सिंपल है कि उन्होंने सिल्वर बेचा हुआ है जो उनके पास है ही नहीं, ये सोचा है कि बाद में सस्ता खरीद लेंगे, लेकिन जब सिल्वर प्राइस बढ़ने लगते हैं तो उनका लॉस भी बढ़ने लगता है। तब एक्सचेंज मार्केट क्या करती है, एक्सचेंज बोलता है कि अब तुम्हें ज्यादा सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी ट्रेड करने के लिए। इस सिक्योरिटी मनी को मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब रिटेल ट्रेडर्स को तुरंत ज्यादा पैसा जमा करना पड़ता है जो वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस हैं जिसमें उन्होंने पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे होते हैं वो क्लोज करने पड़ते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइसेस टेम्परेरली नीचे चले जाते हैं। इस ट्रिक को 1980 और 2011 में यूज किया गया था, लेकिन ये हमेशा का सोल्यूशन नहीं है क्योंकि कॉमेक्स के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते की ग्लोबल सिल्वर सप्लाई बची है। जिस दिन डिलीवरी फेल हुई पेपर प्राइस का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि दुनिया पैसा स्टोर करने, ट्रेड करने और कंट्रोल करने के तरीके बदल रही है। अब दोस्तों, इन्फ्लेशन तुम्हें इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि डेली चीजों के प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन एसेट्स क्वाइटली महंगे होते जा रहे हैं और जो एसेट्स में था वो आज अमीर हो गया और जो कैश में बैठा रहा उसकी बाइंग पावर धीरे धीरे घटती चली गई। सेंट्रल बैंक्स ये सब चीजें देख रहे हैं, इसलिए वो गोल्ड खरीद रहे हैं एट रिकॉर्ड लेवल। अब सवाल आता है, इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या इसका मतलब ये कि तुम सब कुछ बेचकर गोल्ड में पैसा लगा दो? नहीं, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज कभी एक चीज पे नहीं टिकते। हाई क्वालिटी एसेट्स जरूरी हैं, अच्छा रियल एस्टेट, स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस और प्राइसिंग पावर वाली कंपनीज। गोल्ड और सिल्वर का रोल अलग है, ये ग्रोथ एसेट्स नहीं है बल्कि ये इंश्योरेंसेज हैं। गोल्ड मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बेजल 3 के बाद बैंक्स के लिए गोल्ड कैश के बराबर हो चुका है। सिल्वर का केस अलग है, उसका मूव ज्यादा वायलेंट हो सकता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। सिल्वर ज्यादा ट्रेडिंग टाइप एसेट है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज उसमें महंगा है क्योंकि स्पेस ज्यादा लेता है। परसेंटेज कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, यह डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे और बाकी एसेट्स पे कि आपने पैसा कहां लगाया हुआ है। पेपर गोल्ड और सिल्वर पर्सनली मुझे नहीं पसंद। ईटीएफ थ्योरेटिकली फिजिकल मेटल होल्ड करते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि ये फ्यूचर्स में है या फिर रियल मेटल में। सेंट्रल बैंक्स फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें यह पता है नेक्स्ट फेज में पेपर पर जो भरोसा है वो काम नहीं करेगा। 1971 के बाद सबसे बड़ा मनी शिफ्ट चल रहा है, तैयार रहना बहुत जरूरी है, पैनिक नहीं करना। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने क्या सोचा है। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।